चलिए, आज हम लोग क्लास 10th का इतिहास का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। जो बिहार बोर्ड में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये चैप्टर जब आप पढ़िएगा तो इससे मैक्सिमम 15 नंबर का सवाल आता है। ये जो चैप्टर है ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, भारत में राष्ट्रवाद। और इससे हर एक साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर से। ये चैप्टर जब पढ़िएगा तो इसमें आधा ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो जाएगा, यानी है ना। एक तरह से कहने का मतलब समझिए कि 50% आपका इतिहास भारत में राष्ट्रवाद कवर करता है। और सबसे बड़ी बात जानिए कि क्लास 10th में जो इतिहास है ना, एक बार हम पहले इतिहास के बैकग्राउंड को बताते हैं, शुरू से बताते हैं इतिहास को। जनरली अगर आप लोग जानते होंगे तो भारत के इतिहास को हम 3 कालखंडों में बांटते हैं। भारत के इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है? 3 कालखंडों में। एक होता है प्राचीन प्राचीन इतिहास। दूसरा होता है मध्यकालीन इतिहास। और तीसरा होता है आधुनिक। आधुनिक भारत। अगर इसके कालक्रम को देखा जाए, हालांकि ये चीज जब आप क्लास 12th में जाइएगा तो वहाँ पे भी, अगर आप आर्ट्स लेते हैं तो वहाँ पे भी ये चीज पढ़ना होता है। तो प्राचीन इतिहास का जो कालखंड है वो 2500 बीसी से शुरू होता है। 2500 बीसी से शुरू होता है और लगभग वो अगर देखा जाए जनरली तो 712 एडी तक जाता है। मध्यकालीन का जो काल है वो होता है 712 एडी से 1707 एडी तक। और आधुनिक का जो टाइमिंग है वो है 1707 एडी से 1947 एडी तक। हालांकि देखिए इसके बाद भी एक है, आधुनिक भारत के बाद भी इतिहास का एक कालखंड है, लेकिन वो अभी यहाँ पे जानना नहीं है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मेनली हमको जो पढ़ना है अभी यहाँ पे, हमको अभी ये जो चैप्टर है ना, भारत में जो राष्ट्रवाद चैप्टर है वो आधुनिक भारत का ही हिस्सा है। भारत में राष्ट्रवाद जो भारत में राष्ट्रवाद जो चैप्टर है ये किसका हिस्सा है? आधुनिक भारत का ही हिस्सा है, एक तरह से अगर देखा जाए तो। भारत में राष्ट्रवाद जो चैप्टर है ये किस इतिहास का हिस्सा है? आधुनिक भारत का। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये जानिए कि ये सिर्फ क्लास 10th के लिए ही नहीं है। ये भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर, ये कंपटीशन एग्जाम की जो तैयारी करते हैं, जो भी छात्र कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दूसरी बात क्या है कि जो स्टूडेंट, जो छात्र इस चैप्टर को पढ़ता है, भारत में राष्ट्रवाद, समझिए क्या कि ये भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर जो है ना, ये आधुनिक भारत का निचोड़ है। यानी आधुनिक भारत एक किताब ही है। उस किताब का जो निचोड़ है ना, एक तरह से जिसको हम कहते हैं समरी, सारांश जो बोलते हैं, वो भारत में राष्ट्रवाद, वो उसका एक सारांश है। नहीं, ये चीज है। तो हमको इसमें जो पढ़ना है भारत में राष्ट्रवाद, तो जनरली आपको ये चीज मालूम चल गया होगा कि इतिहास को हम 3 कालखंडों में बांटते हैं: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक। और भारत में राष्ट्रवाद जो चैप्टर है वो किसका हिस्सा है? आधुनिक भारत का है। अब देखिए, हम आते हैं अब चैप्टर पे। सबसे बड़ी बात कि आपको राष्ट्रवाद का परिभाषा होगा याद, कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। राष्ट्रवाद का परिभाषा है राष्ट्र के हित में किए गए कार्य को ही
वहीं राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद का परिभाषा क्या है कि राष्ट्र के हित में किए गए कार्य को ही हम क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। देखिए, अलग अलग इतिहासकारों के दृष्टिकोण से इसका परिभाषा अलग अलग हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है कि याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जनरली अगर कोई पूछ दे राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, तो हम बोलेंगे कि राष्ट्र के हित में किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद। या हम इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, अथवा करके इसका एक और परिभाषा हम लिख सकते हैं, देश के प्रति सर्वोत्तम देशभक्ति ही राष्ट्रवाद कहलाता है। दूसरा परिभाषा क्या हो जाएगा, देश के प्रति सर्वोत्तम देशभक्ति ही क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। यानी देश के प्रति सर्वोत्तम देशभक्ति ही क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। अब एक बात समझिए कि ये तो परिभाषा हो गया जनरली कि राष्ट्रवाद कहते किसको है। सिंपल ये बात समझ लीजिए कि इस देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति क्या है, राष्ट्रवादी है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि क्या आप राष्ट्रवादी हैं, तो आप बोलिएगा कि हाँ मैं राष्ट्रवादी हूँ। क्योंकि इस देश में जो भी व्यक्ति रह रहा है वो राष्ट्र के प्रति कोई ना कोई कार्य, राष्ट्र के हित में कोई ना कोई कार्य कर रहा है। ऐसा नहीं कि जो सिर्फ देश के बॉर्डर पर है वही राष्ट्रवादी है। इस देश के अंदर रहने वाला प्रत्येक नागरिक क्या है, राष्ट्रवादी है। क्योंकि सिंपली समझ लीजिए, अगर हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, या इस देश में कोई व्यक्ति जो काम कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं क्या है कि वो देश के हित के लिए हो रहा है। सिंपली समझिए कि अगर आप पढ़ रहे हैं, आप अगर आज पढ़िएगा तो ये पढ़ लिख कर क्या है कि आप भविष्य में डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट और भी ऊंचे ऊंचे पदों पर जाइएगा, या डीएम, ये सब बनिएगा। तो जब आप वो चीज बनिएगा तो वो भी क्या है कि देश के हित के लिए ही कार्य कीजिएगा। तो सिंपली समझ लीजिए कि राष्ट्रवाद हम किसको कहेंगे कि राष्ट्र के हित में किए गए कार्य को ही हम क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। या देश के हित में किए गए कार्य को ही हम क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। सबसे पहली बात ये जाने कि राष्ट्रवाद का जो बीजारोपण हुआ वो इटली में ही हो गया था। लेकिन यहाँ पे हम टॉपिक की ओर चलते हैं। भारत में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ उसका क्या क्या कारण था। सिंपली देखिए कि हर एक घटना का कोई ना कोई कारण होता है, बिना कारण का कोई घटना नहीं होता है। इतिहास में अगर आज तक जो भी युद्ध हुआ है तो उस युद्ध का कोई ना कोई कारण होगा। सिंपली समझिए कि समाज में भी अगर कहीं पे कोई लड़ाई होता है तो बिना मतलब का कोई लड़ाई होगा। अगर आप क्लास में ही बैठे हैं तो किसी से कोई लड़ाई होता है तो क्या आता है, अगर आपको बगल में चुट्टी काट लिया, जरा सा टच कर लिया, तो आप क्या करते हैं, उससे लड़ लेते हैं, झगड़ लेते हैं, उसको एक दो फाइट खींच देते हैं। तो जनरली क्या है कि हर एक घटना का क्या है, कोई ना कोई कारण है। तो उसी तरह कि भारत में जो राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ तो उसका क्या कारण थे। तो उसके बहुत सारे कारण हैं, राजनीतिक कारण है, सामाजिक कारण है, आर्थिक कारण है, धार्मिक कारण है। तो एक एक करके हम इन सारे कारणों को पढ़ेंगे, जानेंगे। तो अगला जो मेरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा, पहले हम ये जानेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के क्या क्या कारण थे। देखिए, एक एक करके हम ये जानते हैं कि पहला कारण क्या है। हम राजनीतिक कारण की ओर चलते हैं। भारत में राष्ट्रवाद के उदय को लेकर जो इसके राजनीतिक कारण है वो क्या है। देखिए, राजनीतिक कारण क्या है, सबसे पहले लॉर्ड लीटन। लॉर्ड लीटन क्या था, इन्होंने क्या किया था, एक एक्ट लाया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। कौन सा एक्ट लाया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ये एक्ट लाया गया था 1878 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लाया गया था, 1878 में। अब ये जानिए कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था क्या। लॉर्ड लीटन ने जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया वो था क्या।
तो सिंपली समझ लीजिए कि अगर आपसे पूछे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था, तो हम बताएंगे कि यह एक ऐसा एक्ट था जिसके तहत भारतीय भाषाओं में छपने वाले समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी सिंपली समझ लीजिए कि अगर आपसे पूछे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था, तो हम क्या बोलेंगे कि यह एक ऐसा एक्ट था जिसके तहत भारतीय भाषाओं में छपने वाले समाचार पत्रों पर क्या कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। यह एक्ट कब पारित हुआ था? 1878 में। कब पारित हुआ था? 1878। देखो, ऐसा इसलिए किया गया कि भारतीय भाषाओं में छपने वाले समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। एक्चुअली बात क्या था कि उस समय जो न्यूज़पेपर छपता था ना, वो मुख्यतः कहा जाए तो दो भाषाओं में छपता था। एक तो अंग्रेजी छपता था, और उस समय भारत के लोगों को उतना ज़्यादा अंग्रेजी आता नहीं था। जो पढ़े लिखे लोग होते थे वही अंग्रेजी पढ़ पाते थे, नॉर्मली हिंदी सब पढ़ लेता था। अंग्रेज वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इसलिए लाया कि उस समय क्या था कि प्रेस का काम ही क्या है कि वो समाज में, आसपास में, देश में जो घटनाएं घट रही है उसको दिखाने का काम होता है प्रेस का। तो अंग्रेज जो कांड कर रहे थे, अंग्रेज जो घटनाएं कर रहे थे, उसको जो अखबार में छापा जा रहा था ना, तो अंग्रेजों को इस बात का क्या था, बुरा लग रहा था कि मेरे बारे में भारतीय व्यक्ति कैसे गलत छाप सकता है। इसी बात को लेकर वो क्या किया, उसने एक एक्ट लाया। कौन सा एक्ट लाया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो ये बात समझ में आ गया कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था। फिर इसी के तहत उसने क्या किया, 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया। ठीक उसके अगले साल 1879 में लाया आर्म्स एक्ट। कौन सा एक्ट? आर्म्स। आर्म्स का ये इंग्लिश वर्ड है, आर्म्स का हिंदी होता है हथियार। तो 1879 में लॉर्ड रिपन के काल में ही एक और एक्ट जारी हुआ जिसको कहा गया आर्म्स एक्ट। ये एक्ट क्या था? तो अगर आपसे पूछे आर्म्स एक्ट क्या था, तो हम बताएंगे यह एक ऐसा एक्ट था जिसके तहत भारतीयों को अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। कि मतलब अब कोई भी भारतीय अपने पास हथियार नहीं रखेगा। ये अधिकार अंग्रेजों ने कब छीन लिया? 1879 में। और देखो, ये सब राजनीतिक कारण है। फिर देखो उसी समय क्या हो गया कि भारत में भयंकर अकाल पड़ा। अकाल पड़ा, लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहा है। लेकिन उस समय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, और उस आयोजन में है ना, पैसा को पानी की तरह बहाया गया। मतलब एक तरफ क्या है कि देश अकाल से पीड़ित है, और उधर क्या है, इंग्लैंड की महारानी के स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन करके है ना, पैसा को क्या है, पानी की तरह बहा रहा है। ठीक है ना। जिससे क्या हो गया कि जनता में रोष बढ़ गया, जनता में आक्रोश पैदा हो गया, गुस्सा हो गया कि देश गरीबी में पल रहा है, और उधर क्या है, पैसे को पानी की तरह बहा रहा है, अर्थात बर्बाद कर रहा है। ठीक। फिर उसी समय देखो, राजनीतिक कारण का एक और पहलू है, लॉर्ड रिपन। इससे पहले हम पढ़े थे लॉर्ड लिटन की नीतियां। अब आया कौन? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने क्या किया, उसने लाया 1883 में लाया एक बिल जिसका नाम है इल्बर्ट बिल। लॉर्ड रिपन ने 1883 में कौन सा बिल लाया? इल्बर्ट बिल। अब ये था क्या इल्बर्ट बिल, ये जानो। इसके तहत क्या हुआ कि तुम लोग न्यायाधीश समझता है, न्यायाधीश किसको कहते हैं? न्यायाधीश किसको कहा जाता है? ऐसे बोलचाल की भाषा में क्या है कि बहुत कोई इस नाम से कंफ्यूज कर जाएगा, लेकिन अगर वही जज साहब बोला जाए तो ये बात सब समझ लेगा कि जज, हालांकि देखिए, जज एक इंग्लिश वर्ड है, जज सब समझ रहा है, लेकिन न्यायाधीश बोला जाएगा तो अधिकतर व्यक्ति, अधिकतर बच्चे कंफ्यूज कर जाएंगे कि भाई न्यायाधीश किसको कहते हैं। न्यायाधीश, जिसको इंग्लिश में हम लोग जज बोलते हैं, ये चीज है। और देखिए, तो 1883 में क्या हुआ, लॉर्ड रिपन ने क्या किया, इल्बर्ट बिल लाया। इसके तहत उसने क्या किया कि भारतीय जजों को
यानी भारतीय न्यायाधीश को यूरोपीय न्यायाधीश के बराबर पावर दे दिया। किसके बराबर पावर दे दिया? यूरोपीय न्यायाधीश के बराबर। अर्थात अभी तक क्या होता था कि जो सजा सुनाया जाता था ना, बड़ा से बड़ा जो सजा सुनाया जाता था, वो है ना यूरोपीय न्यायाधीश के द्वारा सुनाया जाता था। भारतीयों को छोटे मोटे है ना मुकदमे की सुनवाई करने के लिए दिया जाता था। और दूसरी बात क्या था कि देखो, कोर्ट के सामने है तो कोर्ट से बढ़कर कोई नहीं है इस दुनिया में। भारत में भी क्या है कि आदमी जब हर जगह से हार जाता है तो अंतिम उपाय उसके पास क्या बचता है? कोर्ट। और बहुत जगह तुम लोग सुना भी होगा, लास्टली क्या होता है कि जब कहीं कोई थाना कोई पुलिस नहीं सुनता है तो लास्टली व्यक्ति क्या कहता है? मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगा, आई विल सी यू इन द कोर्ट। ये ना, तो हमारा कहने का मतलब है कि भारत जैसे देश में क्या है कि व्यक्ति का जब हर जगह से भरोसा उठ जाता है तो वो अंत में किसकी शरण में चले जाता है? कोर्ट की शरण में चले जाता है। तो ये चीज है। तो उस समय क्या था कि भारतीय न्यायाधीशों को अंग्रेजी न्यायाधीश के बराबर पावर नहीं था। लेकिन लॉर्ड रिपन ने क्या किया, 1883 में इल्बर्ट बिल ला करके भारतीय न्यायाधीश को यूरोपीय न्यायाधीश के बराबर जो पावर दिया ना, ये इल्बर्ट बिल के माध्यम से दिया। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ये भारतीय न्यायाधीश को ये पावर दिया गया तो जो यूरोपीय नागरिक थे उन्होंने क्या किया, इसका बहुत ज्यादा विरोध किया। और बहुत ज्यादा जब विरोध किया तो अंततः फिर क्या है, इल्बर्ट बिल को वापस ले लिया गया। इल्बर्ट बिल फिर से वापस ले लिया गया। अर्थात भारतीय न्यायाधीश को जो यूरोपीय न्यायाधीश के बराबर शक्तियां दी गई थी वो शक्तियां फिर से क्या हो गया, वापस ले लिया। फिर एक व्यक्ति का नाम आता है लॉर्ड कर्जन। ये नाम याद रखिएगा। ये भारत का कहा जाए तो बंगाल का सबसे बदनाम वायसराय था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, ये हालांकि 1899 से 1905 तक रहा। इन्होंने बंगाल का विभाजन किया। और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 ईस्वी में। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। किसने किया था बंगाल का विभाजन? लॉर्ड कर्जन ने किया था 1905 ईस्वी में। और देखो क्या है कि लॉर्ड कर्जन ने जो 1905 में बंगाल का विभाजन किया ना, तो बंगाल के विभाजन करने का जो उस उनका मंशा था वो कुछ और था। वो बंगाल को जो विभाजित किया ना, तो उसने बहाना क्या दिया कि मैं बंगाल को विभाजित जो कर रहा हूँ प्रशासनिक आधार पर कर रहा हूँ। प्रशासनिक आधार पर कहने का मतलब है कि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत है, यहाँ पर इतने बड़े प्रांत को संभालने में कठिनाइयां आ रही है, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, दो भागों में बांट रहे हैं। और जान लो कि बंगाल उस समय का, वर्तमान में आज जो तुम हिस्सा देख रहा है, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड और बांग्लादेश जो एक देश है, ये सब मिलकर क्या कहलाता था? बंगाल। यानी बंगाल उस समय का बहुत बड़ा प्रांत था अंग्रेजों के लिए। तो उस समय क्या था कि बंगाल जो बहुत बड़ा प्रांत था ना, तो उसने बंगाल को जो दो भागों में बांटा ना, वो एक्चुअली बांटा था हिंदू और मुस्लिम के आधार पर। हिंदू और मुस्लिम के आधार पर बंगाल को उसने दो भागों में बांटा था। एक हिस्सा को कहा गया पूर्वी बंगाल और दूसरे हिस्सा को कहा गया पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल जो था ना, उसमें मुस्लिम बहुसंख्यक था, यानी मुसलमान बहुत ज्यादा संख्या में था। और जो पश्चिमी बंगाल था उसमें हिंदू बहुत ज्यादा संख्या में था। उसने हालांकि धर्म के आधार पर बंगाल का विभाजन किया, लेकिन उन्होंने तर्क दिया कि मैंने बंगाल का विभाजन प्रशासनिक आधार पर किया है कि इतने बड़े क्षेत्र को चलाने में दिक्कत आ रही है, इसलिए मैंने क्या किया है, बंगाल का विभाजन कर दिया है। लेकिन एक्चुअली बात कुछ और थी। और देखो, उस समय पूर्वी बंगाल के अंदर ही तुम लोगों को अगर याद होगा, बांग्लादेश का पुराना नाम पूर्वी पाकिस्तान कहलाता है। बांग्लादेश को जो हम जानते हैं ना, वो पुराने नाम से, बांग्लादेश का पुराना नाम है पूर्वी पाकिस्तान। आज देख लो, बांग्लादेश भी क्या है, एक मुस्लिम कंट्री है। तो ये चीज है, उसने इसका बड़े पैमाने पर विरोध हुआ 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ लॉर्ड कर्जन के द्वारा।
तो बहुत भारी संख्या में इसका विरोध किया गया। और जब इसका विरोध किया गया ना, तो अंततः 1911 में, कब, 1911 में बंगाल विभाजन वापस ले लिया गया। बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया? 1911 में। याद रखना है कि जब आपको पूछे कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905। अगर आपसे पूछ दे बंगाल विभाजन वापस कब लिया गया? 1911। लेकिन तब तक क्या था, देर हो चुका था। बंगाल विभाजन को जब वापस लिया तब तक क्या था, जिसको जहां जाना था तो वो तो हो गया, तो वापस लेने से भी कोई फायदा है नहीं, तो वो दिखावे के लिए ये चीज हुआ। तो ये चीज है। फिर देखो उसी तरह 1907 में उसने एक और एक्ट लाया, देशद्रोही सभा अधिनियम। 1907 में एक और एक्ट आया, कौन सा? देशद्रोही सभा अधिनियम। अब ये जानिए देशद्रोही सभा अधिनियम था क्या। देशद्रोही सभा अधिनियम क्या हुआ, ये चीज जानिए। इसके तहत क्या है कि सभा यानी है ना, अंग्रेजी सरकार ने ये पाबंद लगा दिया, ये मना कर दिया कि आप कहीं भी सभा नहीं कर सकते हैं बैठ के, नहीं तो आप देशद्रोही करार दिए जाएंगे। ये चीज हुआ कब, ये एक्ट कब लाया गया? 1907 में। और 1910 में लाया गया कौन सा एक्ट? इंडियन प्रेस एक्ट लागू कर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया। जैसे आप लोग पढ़े होंगे आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21, जिसमें है ना मौलिक अधिकार में एक है अभिव्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यानी 1910 में अंग्रेजों ने क्या किया, इंडियन प्रेस एक्ट लागू करके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी उसने क्या किया, रोक लगा दिया। तो ये चीज था। और फिर बाद में क्या है, डलहौजी की नीतियां, जैसे रेल, डाक, टेलीग्राफ से प्रशासनिक केंद्रीयकरण तो हुआ, पर इससे भारतीयों में पराधीनता की भावना बढ़ी। लॉर्ड डलहौजी, ये नाम भी याद रखना है, ये 12th में भी आता है, लॉर्ड डलहौजी। हड़प नीति इसी ने लाया था, जिसको हम लोग व्यक्तिगत का सिद्धांत भी बोलते हैं या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं। डलहौजी की जो नीति थी, हालांकि देखो डलहौजी ने बहुत अच्छा कार्य भी किया, बहुत अच्छा कार्य। हालांकि डलहौजी ने जो कार्य किया वो अपने दृष्टिकोण से किया। डलहौजी ने जो काम किया वो अपने दृष्टिकोण से किया। उन्होंने रेलवे का, डाक सेवा का, टेलीफोन का, इन चीजों का जो विस्तार किया वो श्रेय किसको जाता है? डलहौजी को। डलहौजी ने, अंग्रेजी सरकार ने ये सारा काम अपने फायदे के लिए किया, लेकिन इसका फायदा कहीं ना कहीं किसको हुआ? भारतीयों को ही हुआ। भारतीयों में इससे क्या हो गया, राष्ट्रीयता की भावना बढ़ी। जैसे देखो रेलवे आया, रेलवे लाया अंग्रेज अपने फायदे के लिए कि बंगाल सबसे जो कच्चा माल ढो करके इसको अपने देश भेजना है, तो समुद्र में, समुद्र तक ले जाने के लिए क्या है कि सड़क मार्ग बहुत दिक्कत होता था। रेलवे पे लोड किया, एक साथ बहुत सारा लेके पहुंच गया। तो अंग्रेज अपने फायदे के लिए इसको लाया था, लेकिन इससे भारतीयों को भी फायदा हुआ कि अब भारतीय अगर कोई क्रांति करता, कोई विद्रोह करता, तो कोई सूचना पहुंचाना होता तो क्या है, वो रेल के थ्रू पहुंचा देता, टेलीफोन सेवा लाया। तो अंग्रेज अपने फायदे के लिए लाया कि वो अलर्ट करेगा, लेकिन फायदा इससे भारतीयों को भी हुआ। आज देख लो टेलीफोन से, मोबाइल फोन से क्या है कि आधा से अधिक काम जो हम लोगों का हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? मोबाइल फोन के थ्रू हो रहा है। कहीं पे कोई न्यूज़ देना है, पहले क्या होता था कि चिट्ठी भेजा जाता था, कार्ड भेजा जाता था। अब क्या है, एक कॉल घुमाया जाता है कि यहाँ भोज है, ये है, वो है, तो आदमी तुरंत तैयार हो जाता है। व्हाट्सएप पे ही आजकल क्या है कि शादी का कार्ड भी फॉरवर्ड कर दिया जाता है। तो उस समय क्या था कि टेलीफोन अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए लाया था, लेकिन भारतीयों को भी इससे फायदा हुआ कि भारतीय अगर कहीं विद्रोह का रूपरेखा तय करता तो टेलीफोन के माध्यम से ही अगले जगह ये सूचित कर देता कि यहाँ पे विद्रोह करना है, आप लोग तैयार रहिए। जैसे आज के समय में देखता है ना, जैसे तुम लोगों का क्लास का झुंड चलता होगा, सबका क्लास में ग्रुप बनता होगा, देखता होगा ना, या स्कूल जाना है तो स्कूल जाने से पहले क्या है, फोन कर देता होगा कि किसी चौराहे पे रुकना, वहां से सब मिलकर जाएंगे। तो फोन है, एक फोन कर दे, या क्लास जाना है, कोचिंग जाना है तो सब फोन पे मिला लिए, या अब्सेंट मारना है तो वो भी फोन पे मिला लेता है कि आज नहीं जाएंगे, होमवर्क मिला है नहीं जाएंगे, ऐसा भी होता है। तो ये चीज है। तो डलहौजी ने जो भी चीजें लाई वो अपने फायदे के लिए लाया, लेकिन इसका फायदा किसको हुआ? भारतीयों को भी हुआ। और भारतीयों में इससे क्या हुआ, राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार हुआ।
तो देखिए यहाँ पे कुछ मेन मेन पॉइंट है। जैसे आया एक पॉइंट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। बताए थे आप लोग को वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था, तो लिखेंगे यह एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था, ये चीज जानो। यह एक ऐसा एक्ट था जिसके तहत भारतीय भाषा में भारतीय भाषा में छपने वाले समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और याद है ना यह एक्ट कब पारित हुआ था? यह एक्ट 1878 में पारित हुआ था। जगह चलिए इसको लिख लिया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अब देखिए इसके आगे एक और एक्ट बताए थे, आर्म्स एक्ट। ये कब आया था? 1879। देखिए इसके बारे में क्या है। यह एक ऐसा एक्ट था जिसके तहत भारतीयों को अपने पास रखने, ये था आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट क्या था? ये एक ऐसा एक्ट था जिसके तहत क्या था कि भारतीयों को अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया था। एक और बिल बताए थे आपको, लास्ट टॉपिक है इलबर्ट बिल। कौन सा बिल? इलबर्ट बिल। ये कब आया था? 1883 में। इलबर्ट बिल कब आया था? 1883 में। क्या था इलबर्ट बिल? तो लिखेंगे यह एक
सिल्वर्ट बिल क्या था? एक ऐसा बिल था जिसके तहत क्या था, भारतीय न्यायाधीश को भी यूरोपीय न्यायाधीश के बराबर क्या था, शक्तियां प्रदान की गई थी। परंतु क्या था, कुछ समय बाद यह बिल वापस ले लिया गया। कुछ समय बाद यह बिल वापस ले लिया गया। चलिए, आज का टॉपिक यहीं तक रहने दीजिए। मिलते हैं अब अगले क्लास में।